Good morning, dear students. My name is Mohammad Farah Khan and I am the faculty of chemistry. I have class 10 to 12 year experience of teaching class 10 and 12. So today we are discussing about or we are read about or we are explanation to take an explanation about the chapter number 2 of class 10 chemistry, acid, base and salt. The important thing is that we divide this chapter into the three parts: acids, base एंड सॉल्ट। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारी बुक जो है वो हमसे क्या कहना चाहती है और हमारा जो चैप्टर है वो हमसे क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन पे बात करें तो कॉमन सी बुक है, अगर अपन देखते हैं क्लास 10th में एनसीईआरटी के ऊपर एक चीज लिखी रहती है, दैट इज द साइंस। क्या लिखा रहता है? साइंस। अगर आप इस वर्ड को किसी भी बच्चे से पूछोगे तो वो ये कहेगा कि साइंस की डेफिनेशन बनाएगा, साइंस इज द सिस्टमैटिक वे ऑफ नॉलेज या साइंस इज द सिस्टमैटिक वे टू डील विद द नॉलेज। ठीक है, कई तरीके के आपको कई तरीके के डेफिनेशन देगा, कई तरीके से आपको समझाएगा, मगर उसे ये नहीं मालूम कि वो छपा क्यों है, वो बुक के ऊपर SCIENCE क्यों लिखा। चाहते तो तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, बायो का भी है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, PCM भी लिख सकते थे, PCB भी लिख सकते। तो अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट, जब हमें बुक के बारे में नहीं मालूम तो हम आगे क्या पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो साइंस वर्ड आया है, ये एक वर्ड से आया, ग्रीक वर्ड से आया है, साइंटिया। साइंटिया, साइंटिया से आया है। ठीक, जिसका मीनिंग होता है टू गेन नॉलेज सिस्टमैटिकली। कहने का मतलब ये है, जब हम किसी भी चीज की स्टडी करते हैं तो उसमें एक सिस्टमैटिक वे होता है। अगर सिस्टमैटिक वे उस स्टडी का खत्म कर दिया जाए तो हम किसी टॉपिक के शुरुआती पार्ट से एंड पार्ट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो मतलब हमारा ये है कि हम पढ़ते ज़रूर हैं चीज़ों को, मगर हम समझ नहीं पाते कि सबसे पहले हमारी बुक हमसे क्या कहना चाह रही है। तो बुक हमसे ये कहना चाह रही है कि बच्चों, जो क्लास 10th में जो साइंस लिखा है उसका जो रियल मीनिंग है टू गेन नॉलेज सिस्टमेटिकली। मतलब हम जो भी पढ़ेंगे, किसी भी चैप्टर्स में पढ़ेंगे, किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे, उसे सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। अगर हम उसे सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उस टॉपिक को लेकर, हमारा जो एनालिसिस है उस टॉपिक को लेकर, वो 100% लेवल पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि साइंस छपा क्यों था। तो सबसे पहले हमने चीजें बताई कि साइंस इस वजह से छपा था क्योंकि साइंस का जो रियल वर्ड है वो साइंटिया से आया हुआ है, और साइंटिया का नाम मीनिंग होता है टू गेन नॉलेज सिस्टमेटिकली। तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। अब हम अपने चैप्टर्स की ओर चलते हैं, और चलते में हम सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझते हैं कि मतलब कि हमारा जो चैप्टर है वो हमसे एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा है। ठीक, वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, ये बात को हमें बहुत अच्छे से समझना होता है। अब देखिए, सबसे पहली बात आती है एसिड। तो हम अगर एसिड पे ही इंट्रोडक्शन ले लेंगे तो अगर आप किसी भी टॉपिक्स में आप पढ़ रहे होगे तो डायरेक्ट लोग आपको क्या पढ़ा देते हैं कि एसिड क्या होते हैं, उनकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही पढ़ा दी जाती है। मगर एक्चुअली में ऐसा है नहीं, हमें एक वर्ड को पहले समझना है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज पे, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे आना है। तो सबसे पहले एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं, दैट सब्सटेंस which furnished H positive ions।
ये ज़्यादातर आपने देखने को मिलेगा। एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं। फर्नेस का मतलब होता है रिलीज करना, रिलीज करते हैं। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एसिड्स बोलते हैं। अब देखिए एक में और तरीका आप देख लीजिए। अब एक नया तरीका सीखते हैं हम कि एसिड्स और कैसे होते हैं, हम एसिड्स की पहचान कैसे करेंगे। अब ये तो एक सिंपल सी बात हो गई कि जब कोई चीज अपने अंदर से वो सब्सटेंस जो कोई अपने अंदर से H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं एसिड। और ये H पॉजिटिव आयंस को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयंस। अब एक्चुअली में ये जो H पॉजिटिव है ना बेटा, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ये हाइड्रोनियम आयन नहीं है। क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन कैसे बनेगा? क्या होता है जब हम कोई एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में टूट जाता है। आयंस में क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन होता है। ठीक, जब कोई चीज एसिड हम वाटर में जब मिलाते हैं, एसिड को वाटर में मिलाते हैं, वाटर को एसिड में नहीं मिलाते हैं। अगर हम वाटर को एसिड में मिलाएंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, वो स्प्लैश आउट हो जाएगा हमारे चेहरे पे। ठीक है ना? तो एसिड को हम धीमे धीमे ड्रॉप वाइज हम वाटर में मिलाते हैं और वो किस में टूट जाता है बेटा? आयंस में टूट जाता है। जब वो आयंस में टूट जाता है तब जाके वो हमें क्या देता है? H पॉजिटिव आयंस देता है। ऐसा सभी लोग पढ़ाते हैं। अब अभी किसी से पूछो कि H पॉजिटिव आयंस का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, तो बच्चों को नहीं जानकारी होती। अगर होती भी होगी तो दैट इज बेटर। ठीक है, तो कभी भी H पॉजिटिव आयंस जो हाइड्रोनियम आयंस है वो अकेले ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं पूरे सॉल्यूशन में। उनको एग्जिस्ट करने के लिए ना बेटा कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हम समझाते हैं आपको। अब आप देख लीजिए, जब आपने किसी एसिड को H2O में घोला तो उसने आपको क्या दिया? H पॉजिटिव आयंस दिया ना। आप इसको क्या बोल रहे थे? हाइड्रोनियम। एक्चुअली में इट इज H पॉजिटिव आयंस। जब ये H पॉजिटिव आयंस का एक होता है, ये बहुत डरता है। ठीक है ना? ये क्या करता है? बहुत डरता है और ये कभी भी अकेला नहीं रहना चाहता, सॉल्यूशन में कभी भी अकेला नहीं रहना चाहता। तो ये क्या करता है? वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर H3O पॉजिटिव आयंस बनाता है। क्या बनाता है? H3O पॉजिटिव आयंस बनाता है। और जब ये H3O पॉजिटिव आयंस बनाता है तो इसी चीज को H3O पॉजिटिव को ही बेटा हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ऐसे आपको मल्टीपल आयंस हमारे एसिडिक सॉल्यूशन में देखने को मिल जाएंगे। तो वो मैं समझता हूं कि आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन एसिड के लिए कि हाइड्रोनियम आयन आया कहां से, उस चीज पे हम समझ चुके होंगे और उस चीज पे हम पहुंच चुके होंगे कि आगे हमें और क्या पढ़ने वाला है या हमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए एसिड की दूसरी तरीके की पहचान। अब अभी तक हम आप देखिए मैं कई एग्जाम्पल देता हूं और आपको पहचान बताता हूं, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आप देखिए मैंने एक कंपाउंड लिख दिया है HCl। अब आप देखो इसके अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो ये क्या बनेगा बेटा? H पॉजिटिव और क्या बनेगा? Cl नेगेटिव। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ, दूसरे एग्जाम्पल में लिखता हूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बेटा इसका नाम होता है। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये बनेगा H पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा? SO4 डाई नेगेटिव। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 2 होती है और यहाँ पे क्या होगा? H2 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना? अगर हम देखें तो हमें एक चीज बहुत कॉमन सी नजर आ रही होगी, H पॉजिटिव। तो अगर हम कह सकते हैं कि वो नॉन मेटलिक, ठीक है, एलिमेंट जिनके आगे देखो वो कंपाउंड जिनके आगे मोस्टली या वो एसिड या वो सब्सटेंस जिनके आगे हमें मोस्टली हाइड्रोजन मिल जाता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो क्या है? जनरली एसिड हैं। 10th लेवल पे बात हो रही है।
ठीक है, जैसे कि HNO3, अगर आप देखें HNO3 को तोड़ें तो क्या आ जाएगा, फिर से देखिए H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। देखिए तो हमें एक्चुअली में क्या मिलता चला जा रहा है आगे, H पॉजिटिव। तो मतलब जिन कंपाउंड्स के आगे H पॉजिटिव जो टूटने के बाद, फर्निश होने के बाद जो कंपाउंड H पॉजिटिव आइंस को देते हैं, उस उन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं बेटा, एसिड्स बोलते हैं। तो देखो ये सिंपल, अगर यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी आ जाता है, अब आप कहोगे सर एसिटिक एसिड तो वीक एसिड होता है, एसिटिक एसिड तो क्या होता है, वीक एसिड होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, वीक एसिड होता है। अब देखते हैं एसिटिक एसिड में क्या एक्सेप्शन है। अब आप कहोगे CH3COOH है, ये क्या है, एसिटिक एसिड है। और एसिटिक एसिड आप कहोगे सर वीक होता है, ठीक है। अब वीक इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या छूटेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे जो H पॉजिटिव है ना, ये वीक एसिड क्यों कहलाया बेटा, क्योंकि जो ये H पॉजिटिव है ना, ये इसका जो कंसंट्रेशन है वो वेरी लो अमाउंट में रहता है। कैसा रहता है, लो अमाउंट में रिलीज करता है। ये H पॉजिटिव को क्या करता है, लो अमाउंट में रिलीज करता है। जहाँ पे H कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लो हो जाती है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं बेटा। इसी वजह से जो हमारा टॉपिक था एसिटिक एसिड, वो कैसा कहलाता है, वीक एसिड। इसको हिंदी में हम सिरका बोलते हैं, चाउमीन में भी डल के खाता है, ठीक है, सिरके की सलाद भी बनती है, उसमें भी ये सब चीज़ें का यूज होता है। तो ये हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए था कि मतलब हमारा जो मतलब जो कॉन्सेप्ट है एसिड का, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। तो आपको आज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो एसिड है हमारा, वो एक्चुअली में होता क्या है। तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, इसी वजह से डेफिनेशन बनी है कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर में से H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं। इसी वजह से क्या कहलाते हैं, वो एसिड्स कहलाते हैं। और H पॉजिटिव आयंस कभी भी अकेला नहीं रहता है, वो H2O के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव बना लेता है। और H3O पॉजिटिव बनाने के कारण जब जब वो चीज़ें बनती हैं, तो उसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, उसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयंस बोलते हैं। और जहाँ पर हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वहाँ कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। अब हम अपनी प्रॉपर्टीज पे आते हैं बेटा, इंट्रोडक्शन प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन एसिड क्या है। अब हम अपने जनरल प्रॉपर्टीज पे आते हैं एसिड्स की जनरल प्रॉपर्टीज पर। जनरल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज पहली जनरल प्रॉपर्टीज है, दे गिव H पॉजिटिव आयंस। ये क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। रेड इंडिकेट द एसिडिक नेचर। इसी वजह से लिटमस पेपर क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को कोई भी एसिडिक क्या कर देता है, रेड में चेंज कर देता है। और रेड का मतलब होता है कि जो कंसंट्रेशन आयंस की है, पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है, वो रिप्रेजेंट कर रही है एसिडिक नेचर को। अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कहीं पर बढ़ जाएगी तो कोई चीज हो जाती है एसिडिक। और अगर कोई किसी भी जगह में OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगी तो वो चीज हो जाती है बेसिक। तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि एसिड क्या है, बेस क्या है। और जनरल प्रॉपर्टीज में हमने अभी सिर्फ दो प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया है। और हमने आपको तीसरी प्रॉपर्टी पहले ही बता दी थी कि ये एक लेटेन
वर्ड से आया है, एसिड वर्ड, ठीक है, लेटिन वर्ड से एक वर्ड आया है एसिडस। एसिडस एसिडस का मतलब क्या होता है? सोर इन टेस्ट, तीखे। ठीक है, तो एसिड्स हमारे क्या होते हैं? सोर इन टेस्ट होते हैं, तीखे होते हैं थोड़े से। ठीक है ना, जैसे नींबू देखा है आपने, ठीक ना, संतरा देखा है, सिट्रिक एसिड होता है उसमें। ठीक है, मैलिक एसिड एप्पल में होता है। बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जो हमारे क्या होते हैं? तीखे होते हैं, थोड़े चटपटे से लगते हैं। हम जब खाते हैं जबान पे तो एकदम हमारी आंखें से बंद हो जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे कई एग्जाम्पल्स हमारे साथ हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो एसिड की एक हमने जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। अब एक जनरल प्रॉपर्टीज के साथ साथ हम बात करते हैं कि अब टाइप कितने तरीके के एसिड्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसिड पे हम जनरली आते हैं। तो टाइप ऑफ एसिड्स पे हम आते हैं आगे। अब हमारी दूसरी चीज आती है, दूसरा पार्ट आता है टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड, अब हमारे एसिड्स टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, एक हमारे क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। और एक क्या कहलाते हैं? वीक एसिड। ठीक है बेटा, अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं इस बात को समझते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो आयनाइज होने पर, आयनाइज होने पर मैक्सिमम अमाउंट में H पॉजिटिव आयंस को देंगे। मैक्सिमम अमाउंट में क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयंस को देते हैं। ठीक, या हम कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयंस को देते हैं। हमें क्या देते हैं? H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयंस देते हैं। ठीक, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वीक एसिड्स क्या होते हैं? जब वो आयनाइज होते हैं, जब वो आयनाइज होते हैं तो वो हमें मिनिमम अमाउंट में क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयंस देते हैं। तो देखिए आपको बहुत क्लैरिफाई हो रहा होगा कि एक तरफ हमारा क्या है? मैक्सिमम अमाउंट है, और एक तरफ हमारा क्या है? मिनिमम अमाउंट है। तो यही फर्क है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स में और वीक एसिड्स में। और जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी हमें, तब हमें आगे एसिड और बेस की बहुत सारी अच्छी सी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो हमारे पास एक तरफ हमारा था स्ट्रॉन्ग एसिड, आप समझ चुके, और एक तरफ था हमारा वीक एसिड, ये भी आप समझ चुके। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमने आपको बताया था एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड। और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमारा HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। ठीक है ना, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि मतलब मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ और जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और मैंने बिल्कुल लेक्चर को बिल्कुल सिंपली तरीके से जीरो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारी कोशिश होगी कि हम बस जीरो से ही बच्चे को पढ़ाएं, क्योंकि हर तरीके का बच्चा हमारी क्लासेस में शामिल है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो मैंने आपके सामने लिख दिया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का हमें एक डिफरेंशिएशन आ गया, और हमें एक समझ आ गई कि वीक एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं। इस बात को हमें समझने को बहुत आसानी होने लगी। और मैं समझता हूँ कि जो जो मैंने चीज़ें लिखी हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, तो अब वीक एसिड को दूसरा भी अगर हम एग्जांपल ले लें वीक एसिड का, तो कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ मिलता है? हमारे टमाटर में मिलता है। ठीक है ना, दूसरा कौन सा एग्जांपल है वीक एसिड का? ऑक्जेलिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड जो है ना बेटा, वो टमाटर में मिलता है। अच्छा, ऑक्जेलिक एसिड की एक क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर आपकी शर्ट पे दाग लग जाए, आप उस लैब में जाइए, थोड़ा सा ऑक्जेलिक एसिड लीजिए और उससे रब कर लीजिए, रुई पे लेके थोड़ा सा
तो आपका जो स्पॉट्स होते हैं वो स्पॉट रिमूवर के काम में भी हमारा ऑक्जेलिक एसिड आता है। अब ये मत कहिएगा कि टमाटर को रगड़ ले तो वो उससे बेकार हो जाएगा। वह अमाउंट होता है कि किसी फल के अंदर कितना अमाउंट किसी एसिड का प्रेजेंट है, इस बात के अंदर। ठीक है, तो और हमारा ऑक्जेलिक एसिड है, और हमारा एक और एसिड है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड क्या है? लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है बेटा? मिल्क में, दही में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वो रिलीज करते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी बायो की जानकारी रखते होंगे तो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं लैक्टिक एसिड, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको इतना जनरल इंट्रोडक्शन से हमारा जो बिल्कुल स्टेप 2 हमने लिया था, बिल्कुल प्रॉपर्टीज ली थी हमने, चीज़ें ली थी, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर हम थोड़ा सा और थोड़ा सा आगे चलें तो इसमें भी दो तरीके की डिवाइडेशन हमारे एसिड्स पे हम कर सकते हैं। तो कौन सा कर सकते हैं, इस बात को हम फिर से समझते हैं। ठीक है, तो अब टाइप 3 में जो हम आएंगे वो, ठीक है, टाइप 3 में जब हम आते हैं तो हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो आप देखिए क्या क्या चीज़ें हमारी होती हैं। अब हमें दो तरीके के एसिड्स को कंसंट्रेशन के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का अमाउंट। ठीक है ना, अब कंसंट्रेशन के बेसिस पे अगर हम एसिड को डिवाइड करें तो हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड, और एक होता है डाइल्यूट एसिड। क्योंकि अब बात एसिड की चल रही है तो हम मोस्टली क्या करेंगे, एसिड पे ही बात करते रहेंगे। ठीक है ना, अगर हम नॉर्मली भी देख सकते थे कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में क्या अंतर होता है, नहीं, मगर हमें अगर एसिड की टॉपिक पे बात हो रही है तो टॉपिक से हमें भटकना नहीं है और टॉपिक के साथ ही हमें देखिए चीज़ों को समझना है। तो कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है, जिसमें अमाउंट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें अमाउंट ऑफ एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू वाटर, टू H2O, इसके कंपैरिजन। बहुत अच्छी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड होते हैं जब हम किसी एसिड की कंसंट्रेशन या एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो किसी वाटर में, वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड को ही दूसरा नाम हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। इतनी बात समझ में आ गई। अब डाइल्यूटेड एसिड में जस्ट बेटा इसका उल्टा कर देंगे, और डाइल्यूटेड एसिड में हम क्या लिखेंगे कि ऐसे एसिड जिसमें अमाउंट ऑफ एसिड इज लो, अमाउंट ऑफ एसिड क्या हो जाए? लो हो जाए, लो रहे इन कंपैरिजन टू वाटर। वाटर, अगर हम वाटर के कंपैरिजन में देखें तो एसिड सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और पानी की मात्रा क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड। और अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन जो है ना एसिड का ज़्यादा हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है इन कंपैरिजन टू वाटर, तो ऐसी चीज़ को, ऐसे एसिड को बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसी वजह से जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं हमारे, वो ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, और कॉन्सेंट्रेटेड जो होते हैं उनसे हमें थोड़ा सा संभल के उनको यूज़ करना चाहिए, उनसे हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए, प्रिकॉशन के साथ हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जिससे हमारे हाथों में कोई तरीके का एसिड हाथ ना जल जाए, और हमारे रिएक्शन पे कोई स्किन पे रिएक्शन ना हो जाए। तो ये ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, आपके टीचर्स आपको समझाते होंगे जब वो आपके चीज़ों को समझते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को समझा रहे होंगे आपको। ठीक है, अब हम थोड़े से और एसिड में थोड़ा सा आगे चलेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक टॉपिक और लेंगे, इसके आगे हम फिर पढ़ते हैं कि डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड में हमने फ़र्क समझ लिया।
एसिड और बेस में हमने फर्क समझ लिया, साइंस क्यों लिखा है बुक पे ये समझ लिया। मतलब ओवरऑल एक हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन से ही अपने चैप्टर को स्टार्ट करा और एक जनरल इंट्रोडक्शन से ही हम अपने चैप्टर्स को आगे ले जाएंगे। अब हम जो आगे बढ़ते हैं तो एक जनरल टॉपिक में हम लेते हैं, ठीक है, बेस को लेते हैं। तो जो हमारा जनरल टॉपिक है वो अब क्या आएगा, बेस आने वाला है। अब एक जनरल टॉपिक जो है ना हमारा वो बेस है। अब हम लिखते हैं, ठीक है भाई, बेस है हमारा। बेस, बेस क्या होते हैं, विच गिव्स ओ एच नेगेटिव आयन। क्या देते हैं हमें, जो पानी में घुलने पे क्या दें हमें, ओ एच नेगेटिव आयन दें। और इस ओ एच नेगेटिव आयन का नाम होता है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए सिंपल सी बात है कि एसिड हमें एच पॉजिटिव आयन देते थे और बेस हमें जो है ओ एच नेगेटिव आयन देते हैं। और जब वो हमें ओ एच नेगेटिव आयन देते हैं तो मोस्टली क्या कहलाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कहलाते हैं। और हाइड्रोक्साइड आयन जो हैं वो हमें इंडिकेट करते हैं द सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। और ये हमें क्या इंडिकेट करते हैं, इट इंडिकेट्स the basic nature of solution, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के बेसिक नेचर को अगर आपको पता करना हो, ठीक है, तो आपको क्या समझना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि उसमें OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या है। ये डिसाइड करता है किसी भी चीज के बेसिक नेचर को, ठीक है बेटा। तो ये हमारा एक थोड़ा सा बेस का जनरल इंट्रोडक्शन था। तो ये वो सब्सटेंस होते हैं, अगर हम एक बात कहें, अगर हम सब्सटेंस पे जाए तो बेस वो सब्सटेंस है जो अपने अंदर से OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करेंगे। क्या करेंगे, OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करेंगे। दूसरा क्या करते हैं, ये रेड लिटमस को, जो हमने वहां पढ़ा था, रेड लिटमस पेपर को क्या बना देते हैं, ये क्या बना देते हैं, ब्लू बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ब्लू कर देते हैं। अब ब्लू इंडिकेट करता है, ठीक है, बेसिक इन नेचर। ब्लू इंडिकेट करता है बेसिक इन नेचर। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं थोड़े से, दे आर बिटर इन टेस्ट। टेस्ट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी एक जनरल इंट्रोडक्शन में बेस के लिए, ठीक है। बेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात थी, जो हमें क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयंस देते हैं जो हमारे इंडिकेट करते हैं किसी सॉल्यूशन को बेसिक नेचर का। दूसरी बात क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन अपने अंदर से रिलीज करते हैं, ठीक है। और रेड लिटमस पेपर को काय में चेंज कर देते हैं। अगर हम इनको रेड लिटमस पेपर को डिप कर दें आप किसी बेसिक सॉल्यूशन में, तो ये क्या कर देते हैं, उसको ब्लू में चेंज कर देते हैं। और दे आर द बेटर इन टेस्ट, और ये कैसे होते हैं, कड़वे थोड़े टेस्ट में होते हैं। अब इस बात पे हमें थोड़ा सा और, अगर हम थोड़ा सा इसमें और आगे जनरली बढ़ेंगे तो हम अब उसकी और आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने फिर बेस को हम आगे ले जाते हैं। और बेस को हम फिर टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा जो होता है हमारा एक होता है वीक बेस। हर चीज स्ट्रॉन्ग और वीक दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, जो अपने अंदर में से रिलीज मोर अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस, जो अपने अंदर से ज्यादा OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करे, वो चीज क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। और ज्यादा हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस कहलाती है। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों एक आध बेस का नाम आप बता सकते हैं क्या,
और तीसरा हमारे पास क्या होता है, बेस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। अब OH का होल ट्वाइस क्यों लिखा है, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है +2 और हाइड्रोक्साइड की क्या होती है -1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब वीक बेस क्या होते हैं, ठीक है। अब वीक बेस क्या है हमारे, रिलीज लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन, जो अपने अंदर से रिलीज करते हैं लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन, जो अपने अंदर से सबसे कम OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करेंगे, ऐसी चीज को हम क्या बोल देंगे, वीक बेस बोल देंगे। और एक वीक बेस का सबसे जाना माना एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। NH4 स्टैंड फॉर अमोनियम, OH स्टैंड फॉर हाइड्रोक्साइड, तो मिलके क्या बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेस होता है, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है अल्कली का। अल्कली, अल्कली क्या होते हैं, बेस विच डिसॉल्व इन वाटर, विच डिसॉल्व इन वाटर। भाई जो बेस पानी में घुल जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। उनको हम क्या बोल रहे हैं, अल्कली बोल रहे हैं। भाई अगर बेस घुलेंगे नहीं तो OH नेगेटिव आयन देंगे कहाँ से, और अगर कोई चीज घुल रही है तो सबसे अच्छी बात है कि वो OH नेगेटिव ज्यादा आयंस दे रहा होगा। अब OH नेगेटिव आयंस को देने के लिए कौन सा है सबसे अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस that give a more amount of OH negative ions in comparison to the other base. And second one is potassium hydroxide. It breaks down into a KOH negative ions. And third one is calcium hydroxide. So these bases are also known as the alkalis. Students, these bases are also known as alkalis because alkalis are those bases which dissolve in water and get the OH negative ion. And for ionized 100%, जो अपने आप को 100% आयनाइज कर दे, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, या स्ट्रॉन्ग बेस को क्या बोलते हैं हम, अल्कलीज। तो अल्कलीज वो होते हैं जो अपने आप को 100% आयनाइज कर देते हैं, वाटर में अपने आप को ब्रेक डाउन कर देते हैं, अपने आयंस में टूट जाते हैं। अगर हम मान लो 100 मॉलिक्यूल डाले तो वो 100 की 100 आयनाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको मैं फर्क बताता हूँ, आयनाइज और डिजोल्व का फर्क बताता हूँ, किसी को कंफ्यूजन ना हो, जो बच्चा पढ़ रहा हो उसके दोनों में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्या आयनाइज और डिजोल्व में फर्क क्या होता है। चलिए अब हम एक चीज और इंट्रोडक्शन पे ले लेंगे थोड़ा सा। देखिए हमें कंफ्यूजन किसी टॉपिक में नहीं होना है, अगर हम बिल्कुल तरीके से चीजों को हाईलाइट करेंगे तो हम समझ जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। और कुछ फैक्ट्स को हमें हाईलाइट भी करना चाहिए, आप अपनी पेंसिल से हाईलाइट कर सकते हैं, आप अपना कोई भी हाइलाइटर ले सकते हैं, या जैसा भी आप चाहें, ठीक है। तो एक चीज होती है, एक चीज होती है आयोनाइज, ठीक है, और दूसरी चीज होती है डिजोल्व। अब लोगों को लगता है कि दोनों चीजें एक है, ठीक है। हमने एसिड को पानी में डाला, ये चीज डिजोल्व कहलाई। व्हेन एसिड डिजोल्व इन वाटर, यही आपकी बुक्स में भी लिखा होगा, बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल सेम टू सेम लिखा होगा। किसी चीज को मिलाना डिजोल्व होता है, जैसे कि हमने कहा एसिड को हमने पानी में ऐड कर दिया, ये चीज क्या कहलाई, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिजोल्व। अब समझना, अब मैंने जब एसिड को पानी में घोला और उसमें से जो एसिड है मान लो H2SO4 है, ठीक है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो सल्फेट में और एक हाइड्रोजन में। तो ये क्या टूटेगा, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, इस पे प्लस इस पे माइनस। तो ये क्या कहलाया, जब किसी पे प्लस या माइनस का चार्ज आता है उसे बोलते हैं आयन। तो एक आयन में ये टूट गया और एक आयन में टूट गया। तो इस प्रोसेस को, जो चीज हमने डिसॉल्व करी थी, जब वो आयंस में टूट जाती है, इसी प्रोसेस को आयनाइजेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को द ब्रेकिंग ऑफ आयंस
लिख सकते हैं हम द ब्रेकिंग ऑफ substance into ions into ions is known as ionization. ठीक। अब आयनाइजेशन कौन सी चीजों का होता है बेटा? तो सबसे अच्छी बात समझ लीजिए, आयनाइजेशन सिर्फ होता है आयनिक कंपाउंड्स में। आयनिक कंपाउंड्स में आयनाइजेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है? आयनिक कंपाउंड्स में। मतलब वो कंपाउंड जिसके ऊपर क्या हो, किसी भी तरीके का क्या हो, योग क्या है, ब्रेक डाउन हो जाए आयंस में, ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? आयनिक कंपाउंड। तो क्या में ब्रेक हो जाए, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने कहा था ना। तो देखो अगर हम तोड़े हैं इसको तो ये 2 पार्ट्स में टूटेगा बेटा, Na पॉजिटिव में टूट जाएगा और OH नेगेटिव में। तो देखो आयंस में टूट गया ना, वन आयन दिस एंड सेकेंड आयन दिस। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को जब हमें पढ़ना है बेटा, तो उसका कॉन्सेप्ट हमें जो है ना बहुत ईजिली आना चाहिए। अगर हमें कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली समझ में आ रहे हैं तो हमें आगे किसी भी टॉपिक को पढ़ने में परेशानी नहीं आएगी। तो हम आयनिक कंपाउंड्स को सबसे अच्छा समझ सकें। और दूसरा, आप आयनिक कंपाउंड्स अगर लेना चाहें तो दूसरा हमारा आयनिक कंपाउंड है HCl। आप देखिए, आप HCl को भी तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव में टूट जाएगा और Cl नेगेटिव में। तो जिस पर प्लस या माइनस का चार्ज आता है उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। तो देखिए HCl भी 2 आयंस पर टूट गया। तो यहाँ एसिड बेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ से बात हो रही है डिजॉल्व और आयनाइज की। तो आयनाइज वो कंपाउंड होते हैं जो पानी में घुलने के बाद आयंस में टूट जाए, उसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और जो पानी में घुलने के बाद आयंस में ना टूटे, ठीक है, डू नॉट डिसोसिएट एन आयन इन आयंस, ठीक, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो कौन से कंपाउंड होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आप इसको दूसरी भाषा में नॉन आयनिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कभी भी आयंस में नहीं टूटते। सबसे अच्छा एग्जांपल ले लूं मैं आपको, देखो आप देखो C6H12O6। तो अगर आपके पास दो चीजें हैं मान लीजिए, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? ठीक है, नॉन आयनिक कंपाउंड्स का, नॉन आयनिक या आप ऑर्गेनिक कह लीजिए, नॉन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है दो, ग्लूकोज। अब आप देखना, ग्लूकोज को जब आप ग्लास में डालते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कलर शो करता है। तो ये श्योरिटी नहीं है कि वो 60% डिजॉल्व हुआ होगा या 80% डिजॉल्व हुआ होगा, ठीक है, या 90% हुआ होगा, मगर कभी भी 100% नहीं होगा। 100% नहीं होगा। अगर 100% कोई भी डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, तो फिर वो आइनस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या लाना है? आइनाइज कंडीशन से नहीं लाना, ठीक है। आयन टूटेंगे जो आयनिक कंपाउंड होंगे। ये तो कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब बताइए C6H12O6 कभी टूट सकता है क्या आयन में? ये खुद एक आयन है, एक ग्लूकोज का खुद एक मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल तो कभी डिसोसिएट होते ही नहीं है। ये मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो सकता है, डिसोसिएट नहीं हो सकता। आयन इसमें डिसोसिएट नहीं हो सकता। अगर आयन में डिसोसिएट नहीं होगा तो इसी वजह से तो हम इनको पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और दूसरी केमिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं उसे पढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड में। दिस इज द पार्ट ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बात समझ में आ रही है? मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, आयंस और डिजॉल्व दोनों में, आयनाइजेशन और डिजॉल्व दोनों में फर्क है। बच्चा सोचता है कि दोनों एक ही चीज है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो फिर आप मतलब बहुत दूर की समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज को, उस कंटेंट को, उस राइटर ने जो NCERT में लिखा है उस वर्ड को आप एक्सप्लेनेशन नहीं समझ पा रहे उसका, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। तो ये अब हम इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आयनिक कंपाउंड्स और नॉन आयनिक कंपाउंड्स में फर्क क्या होता है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो आयंस में टूट जाते हैं। और नॉन आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो आयन अपने अंदर से आयंस को, अपने आप को आयंस में टूटने नहीं देते, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम थोड़ा सा एक कंडीशन में इसी का एग्जांपल में लेके आगे चलेंगे और इसमें देखेंगे कि अब हमारे पास बच्चे बोले हैं, जैसे कि मान लो HCl है, एक जगह लिखा है HCl और एक जगह लिखा है कि C6H12O6, या एक जगह लिखा है C12H22O11, H22O11। अब आप देखो इधर एक जगह लिखा है HNO3। अब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो ये तरीके के कंपाउंड्स हमारे क्या कहलाएंगे? आयोनिक कहलाएंगे, आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है। और ये क्या है? हमारे नॉन आयनिक कंपाउंड है। ठीक। अब ये क्या होते हैं? नॉट डिसोसिएट इनटू आयन। आयन ओनली डिसॉल्व। ठीक, डिसॉल्व होते हैं। ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, डिसोसिएट इनटू आयन, ions, and they dissociate into ions means it divided into a this compound divided into a two parts, that means H positive plus NO3 negative। तो बच्चों आज के लिए आपकी जो क्लास है वो आज हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको यहीं पे एंड करता हूँ और होप